गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संलग्नता एवं जीन विनिमय के संबंध में संलग्नता के उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने संलग्नता के उदाहरण के रूप में मक्का के पौधे में संलग्नता किस प्रकार होता है इसके बारे में पढ़ लिया है। मक्का चूंकि पौधा है ना। अब हम जंतुओं में संलग्नता किस प्रकार होता है उसका एक उदाहरण देख लें। तो इसके अंतर्गत हम लेते हैं ड्रोसोफिला में सहलग्नता। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर या इसी को क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, है ना। इसमें सहलग्नता किस प्रकार होता है, मतलब जो जीन होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कैसे होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो जो ड्रोसोफिला होता है, इस ड्रोसोफिला में दो प्रकार के जो इसकी प्रजातियां है ना, नर और मादा के बीच जब आपस में क्रॉस कराया गया तो ये देखा गया कि जो पहले संतति में पहले पीढ़ी में जो गैमेट्स बने है ना, जो जनक बना या संतान बना, उन संतान में एक ही प्रकार के कैरेक्टर्स उत्पन्न हुए। उसका आगे एक ही प्रकार के जो गुण वाले दूसरे मादा के साथ बैक क्रॉस कराया गया है ना। तो बैक क्रॉस कराने पर चार प्रकार के एलिल्स या चार प्रकार के संतति उत्पन्न हुए। वो कौन कौन से संतति हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रे बॉडी, मतलब जिसका शरीर क्या हो, ग्रे रंग का हो, है ना, और उसका विंग जो है वेस्टिजियल हो, अर्थात अवशेषी हो, है ना। ग्रे शरीर और वेस्टिजियल विंग्स, मतलब ग्रे शरीर, ग्रे कलर का उसका शरीर हो और उसका पंख किस प्रकार हो, अवशेषी हो, है ना। इसका क्रॉस ब्लैक शरीर व लॉन्ग विंग्स वाले किसके साथ कराते हैं, मादा के साथ। ठीक है, ये हो गया मेल और हो गया फीमेल। अब इसके लिए कारक देखते हैं। जो ग्रे शरीर है इसके लिए कारक, क्योंकि कारक इसमें होते हैं जोड़े में होते हैं, है ना, तो इसमें दो कारक होंगे। ग्रे शरीर के लिए कैपिटल बी और वेस्टिजियल विंग्स के लिए लेते हैं हम स्मॉल वी। ठीक है, स्मॉल वी क्या है, अप्रभावी कैरेक्टर्स है और कैपिटल बी प्रभावी कैरेक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर फिर बी और यहाँ वी, एक जीव का वो कारक हो गया और किसको दर्शा रहा है, ये मेल को दर्शा रहा है। ठीक है, मेल को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंबल इस्तेमाल कर दिया। फिर इसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, ब्लैक शरीर, है ना। ग्रे जो है प्रभावी है किसके सापेक्ष, ब्लैक के सापेक्ष, तो इसलिए अप्रभावी कैरेक्टर या जीन क्या होगा, स्मॉल बी। और लॉन्ग विंग्स, लॉन्ग विंग्स इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैपिटल वी। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग विंग्स है वो अवशेषी जो पर है, पंख है, उससे उस पर क्या होगा, प्रभावी होगा। एक हो गया और दूसरा फिर से ले लेते हैं बी और वी, और इसको दर्शाते हैं फीमेल, है ना। ये जो है यहाँ पर हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो इसमें फर्स्ट उसमें वो होगा, हम चाहें तो इसको इस प्रकार, क्योंकि एक उसमें है इसलिए वैसा कवर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों का जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने पर यहाँ से एक एलिल्स और यहाँ से एक एलिल्स जो संतति में आएगा। तो पहले कैपिटल बी स्मॉल वी और स्मॉल बी कैपिटल भी, एक संतति उत्पन्न हुआ। ठीक है, जिसका शरीर क्या होगा, ग्रे बॉडी, है ना, शरीर जो है ग्रे कलर का होगा, शरीर का रंग क्या होगा, ग्रे। और विंग्स जो है इसमें कौन प्रभावी कैरेक्टर है,
लॉन्ग विंग्स या पर, जिसका पर क्या होगा, लंबा होगा। एक संतति उत्पन्न हुआ। अब इसका हम बैक क्रॉस कराते हैं, है ना। ये जो पहले पीढ़ी में जो उत्पन्न ऑटोगेमी है, हाइड्रोगेमी कहते हैं, डाई हाइड्रोगेमी या फिर ऑटोगेमी, इसको जो है किसके साथ क्रॉस कराते हैं, एक ऐसे ड्रोसोफिला से कराते हैं जिसका शरीर क्या है, ब्लैक कलर का है ना, और उसका विंग जो है अवशेषी है। अवशेषी मतलब स्मॉल वी, तो दूसरा इसमें भी आ जाएगा वी और वी। ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। फर्स्ट जनरेशन में जो संतति मिला, उस संतति का हम क्या करा रहे हैं, एक ऐसे ड्रोसोफिला से करा रहे हैं जिसका शरीर क्या है, ब्लैक है ना, और पर क्या है, अवशेषी है। ठीक है, पूर्ण रूप से ब्लैक शरीर और अवशेषी पर वाले जब फीमेल के का जो है क्रॉस, बैक क्रॉस किसके साथ कराएं, ब्लैक शरीर ग्रे शरीर और लॉन्ग विंग्स मतलब लंबे पर वाले ड्रोसोफिला के साथ कराएं, तो इससे जो उत्पन्न होने वाली जो संतति होंगी वो किस प्रकार होंगी, ये देख लेते हैं। चलिए इसी को एक बार ऊपर फिर से लिख देते हैं, बी और स्मॉल बी और कैपिटल वी। इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है, स्मॉल वी और स्मॉल वी। एक कारक ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया मेल और ये फीमेल। ठीक है, ये दो प्रकार के अब कारक बने। अब यहाँ पर इसका इसके साथ है ना, और इसका इसके साथ क्या होगा, क्रॉस होगा। तो क्रॉस होने पर कितने प्रकार के एलील्स बनेंगे, पहला प्रभावी कारक क्या है, कैपिटल बी, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल वी। इसमें ए आएगा, स्मॉल बी और स्मॉल वी। इसका शरीर क्या होगा, शरीर होगा ग्रे, है ना, ग्रे शरीर और अवशेषी पर, है ना। ग्रे शरीर जो है प्रभावी कैरेक्टर हो गया, और दूसरा कैरेक्टर क्या दर्शा रहा है, दोनों में भी है, दोनों में भी है मतलब किसको दर्शा रहा है, वो अवशेषी पर को दर्शा रहा है। ठीक है, एक हो गया। इधर दूसरे में देख लेते हैं, यहां पर है स्मॉल बी और कैपिटल वी, और यहां पर है स्मॉल बी और स्मॉल वी। ये दूसरा संतति बना। ठीक है, अब इसका शरीर कैसे होगा, काला शरीर व लंबा पंख पर। ठीक है, तो इस प्रकार से दो संतति बने। इनका आगे फिर से वो करें तो कितने एलील्स बनेंगे, 4 प्रकार के एलील्स बनेंगे। वो 4 प्रकार के एलील्स कौन कौन से होंगे, एक तो ग्रे शरीर व अवशेषी, ग्रे शरीर प्लस अवशेषी पर वाले, है ना। दूसरा क्या बन रहा है, काला शरीर। ठीक है, दूसरा काले शरीर प्लस सामान्य पर वाले। फिर तीसरा इसमें बनेगा काला शरीर व काले शरीर प्लस अवशेषी पर वाले। और चौथा संतति बनेगा ग्रे शरीर प्लस लंबे पर।
अब इनके बीच अनुपात देख लेते हैं कौन कितना परसेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रे शरीर और अवशेषी पर वाले जो ड्रोसोफिला बनेंगे संतति में, है ना, उनके परसेंट कितना होगा 41.5। इसी प्रकार काला शरीर और सामान्य पर वाले जो ड्रोसोफिला बनेंगे इनके बीच भी अनुपात कितना होगा 41.5। फिर यहाँ पर जो काला शरीर है ना, काला शरीर और अवशेषी पर इनकी जो प्रतिशत मात्रा होगा 8.5% और इसमें भी होगा 8.5%। अभी दोनों 8.5 और 8.5 को जोड़ें कितना परसेंट होगा 17%, है ना। कितना परसेंट होगा 17%। तो 17% का मतलब ये होता है कि मात्र ड्रोसोफिला की जो प्रजाति है ना, एक अवशेषी पर सॉरी ग्रे शरीर और लंबे पंख वाले ड्रोसोफिला का जब अगले पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में ये कहलाएगा F1 जनरेशन, है ना। तो इस F1 जनरेशन में जो संतति उत्पन्न हो रहा है उसमें से 83% जो संतति है उसमें क्या नहीं हुआ, जीन विनिमय नहीं हुआ। इसलिए ज्यों कहते हैं अपने कैरेक्टर्स को स्वतंत्र रूप से क्या कर लिए, परिलक्षित कर लिए। लेकिन 17% प्रजाति में क्या हुआ, जीन विनिमय हुआ, है ना। जीन विनिमय हुआ मतलब ये इसका ग्राफ चेंज हो गया, है ना। ग्राफ चेंज हो गया अर्थात इसका जो लक्षण है वो जीनोटाइप जो है वो परिवर्तित हो गया। तो कितने परसेंट परिवर्तित हुआ, मात्र वो 17% में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 17% जो ड्रोसोफिला के जो प्रजाति है उस 17% ड्रोसोफिला में ही जीन विनिमय हुआ या क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिसके कारण नए लक्षण उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये हो गया सहलग्नता का दूसरा उदाहरण, किस पे, जंतुओं में। अब हम देखते हैं सहलग्नता का महत्व। सहलग्नता का महत्व। सहलग्नता का क्या महत्व है जीवों के वंशागति होने में या आनुवांशिकता में, है ना। तो हमें सहलग्नता का परिभाषा हमने पढ़ लिया है कि एक गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीन की एक चेष्टा होती है या एक प्रवृत्ति होती है, कोई एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो, हस्तांतरित हो, है ना। और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब वो हस्तांतरित होता है तो कुछ कैरेक्टर्स जो है अपने मूल को लेकर आता है और कुछ जो है उसमें क्या होंगे, कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, कुछ लक्षण क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। परिवर्तित कब होंगे, जब उनमें युग्मन और प्रतिकर्षण होगा या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो सहलग्नता से हमें क्या क्या मिलता है। एक तो पहला इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं जनक लक्षण। जब भी संलग्नता होता है जीवों में, जब भी संलग्नता होता है तो उसके 50% कैरेक्टर्स जो है किसके होते हैं, जनक के होते हैं। 50% जो लक्षण जो है उस संतान में, है ना, किसका होता है, जनक का ही होता है। भाई दो नर और मादा, चाहे हम पुष्पों की बात करें, पौधों की बात करें, चाहे वो जंतुओं की बात करें, तो जंतु में हो या फिर पौधों में हो, जो 50% कैरेक्टर्स जो होता है वो उसके माता पिता से ही उस संतान को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहलाएगा क्या, जनक के लक्षण। तो जनक के लक्षण को हम ज्ञात कर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उस संतान में जो दो माता पिता या फिर जो नर और मादा के द्वारा जो उत्पन्न जो संतति है, उस संतति में कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है उसके संतान में हस्तांतरित होगा। ये पहला महत्व हो गया। ठीक है, दूसरा इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं नए संकर। जब भी सहलग्नता होता है ना, तो सहलग्नता होता है तो उस समय कुछ एलिल्स में या कुछ कारकों में क्या होता है, जीन विनिमय उत्पन्न होता है, जीन विनिमय होता है ना। और जहां भी जीन विनिमय होगा, जेनेटिक स्ट्रक्चर में जब परिवर्तन होगा तो बिल्कुल क्या उत्पन्न होगा, जनक से भिन्न कैरेक्टर्स उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, नए संकर कहेंगे, है ना। फिर तीसरा गुणों का जो है नियंत्रण। तीसरा गुणों का नियंत्रण। संलग्नता के द्वारा उसके जो पैतृक कैरेक्टर्स होते हैं, उनके गुण हैं, उन गुणों को क्या किया जाता है,
सहलग्नता के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। एकाएक एकदम नया कैरेक्टर्स जो है संतान में उत्पन्न न हो, इस क्रिया को जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? सहलग्नता के द्वारा। क्योंकि सहलग्नता जब भी होता है तो जो जीन्स जो है जोड़े में है वो हमेशा जोड़े में ही रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना, वो अलग अलग होने की प्रवृत्ति बहुत कम रखते हैं। तो इसलिए उनका गुणों का क्या हो रहा है, वहां पर नियंत्रण हो रहा है। और यदि वो जोड़े में नहीं रहते, जोड़े में रहने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो हमेशा क्या होता, माता पिता से जो संतान उत्पन्न होते हैं हमेशा भिन्न लक्षण वाले होते, मतलब उसके माता पिता से उसके लक्षण जो है कभी भी मैच नहीं करता। ठीक है, चूंकि वो जोड़े में होते हैं इसलिए अपने पैतृक कैरेक्टर्स को, पैतृक लक्षण को कुछ ना कुछ जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं। तो वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? सहलग्नता के द्वारा। अब हम देख लेते हैं सहलग्नता का वर्गीकरण। सहलग्नता का वर्गीकरण। तो जो जीव होते हैं उनमें जो जीन जो होता है, जीवों में जो जीन होता है कहाँ पर पाया जाता है? उनके गुण सूत्रों में, है ना। और गुण सूत्रों में जो जीन उपस्थित हैं वो जब भी पैतृक कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है या वंशगत होता है, उस समय उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो एक साथ परिवर्तित हो। तो उसमें से कितने % जो है जीन पूरा एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं और कितने % नहीं हो रहे हैं, इस आधार पर सहलग्नता को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो पूर्ण सहलग्नता और दूसरा अपूर्ण सहलग्नता। सहलग्नता कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार के। ठीक है, पूर्ण सहलग्नता और दूसरा अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता का मतलब ये होता है कि एक गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब हस्तांतरित हो रहा है पूर्ण रूप से, ठीक है, तब उस सहलग्नता को हम क्या कहेंगे? पूर्ण सहलग्नता। जैसे आपने अभी देखा किसमें, उदाहरण ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में जो है सहलग्नता जो होता है किस प्रकार का होता है? पूर्ण सहलग्नता होता है, अर्थात एक गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। ठीक है, इसी कारण मात्र कितने % कैरेक्टर्स में परिवर्तन होता है? 17% कैरेक्टर्स में ही परिवर्तन होता है, बाकी जीव का त्यों मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा अपूर्ण सहलग्नता। तो अपूर्ण सहलग्नता का मतलब होता है, ये होता है कि एक गुणसूत्र में उपस्थित जो समस्त जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना जाकर कुछ % क्या होते हैं? बच जाते हैं, है ना। मतलब कुछ % जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होगा और कुछ जो है दूसरे जनकों में, दूसरे संतान में जो है हस्तांतरित होता है। तो उस प्रकार की सहलग्नता को कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता। इसका उदाहरण आपने किसमें पढ़ा? मक्का में पढ़ा, है ना। सहलग्नता का हमने पहला उदाहरण क्या लिया था? मक्का के, मक्का में सहलग्नता। ठीक है, और जंतु के अंतर्गत किसका हमने पढ़ा है? ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला में सहलग्नता। तो यहाँ पर अपूर्ण सहलग्नता का मतलब ये हो गया कि एक गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ना जाकर कुछ % जो है क्या हो जा रहा है? शेष बच जा रहा है। मतलब सभी जीन्स ना जाकर कुछ जीन्स जो है क्या हो जाते हैं? पिछले जनक में ही रुक जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण। ठीक है, तो उस प्रकार की सहलग्नता को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण सहलग्नता। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जब सहलग्नता का पुनः अध्ययन किया गया, है ना, तो वैज्ञानिकों के द्वारा इस सहलग्नता को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक जो जेनेटिक्स के ज्ञाता हैं उनके द्वारा फिर से इस संबंध में क्या किया गया? खोज किया गया या प्रयोग किया गया। तो प्रयोग करने पर उनको ये मिला कि जो सहलग्नता जो होता है ये दोनों के अलावा इसके और भी प्रकार से, है ना, या दूसरे तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से यदि हम इसको विभाजित करें तो पुनः फिर से कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार होंगे। एक तो लिंग सहलग्नता और दूसरा अंतरा गुणसूत्री सहलग्नता। अब यहां पर लिंग सहलग्नता का अर्थ क्या है? लिंग सहलग्नता का मतलब ये होता है
कि जो जीन वंशगत हो रहे हैं, संलग्न हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं, है ना। अर्थात जो संलग्न जीन है, वो संलग्न जीन यदि लिंग गुणसूत्रों में विद्यमान है, ठीक है, किसमें विद्यमान है, लिंग गुणसूत्रों में विद्यमान है, और लिंग गुणसूत्र के माध्यम से वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात माता पिता से उसके संतान में हस्तांतरित होते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, लिंग सहलग्नता। हमें मालूम है कि प्रत्येक जीव में जो गुणसूत्र होता है वो दो प्रकार का होता है ना। एक प्रकार को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम, एक प्रकार को क्या कहते हैं, ऑटोसोम, और दूसरा प्रकार को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो कहाँ पाया जाता है, शरीर के सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब दैहिक कोशिकाओं में, देह की कोशिकाओं में पाया जाता है ना, वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स, तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होता है वो मेल और फीमेल में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। जबकि जो ऑटोसोम्स होता है वो मेल और फीमेल में समान होता है। शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में क्या है, समान है, लेकिन लिंग गुणसूत्र जो होता है मेल और फीमेल में भिन्न भिन्न होता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, है ना। कितने जोड़े, 23 जोड़े। इस 23 जोड़े में से 22 जो जोड़ा होता है इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, जो मेल और फीमेल में समान है ना। और एक जो जोड़ा है ये क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, जो मेल और फीमेल में भिन्न भिन्न है, एक समान नहीं है। इसी के आधार पर हम वो कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। मान लो सेक्स क्रोमोसोम जो है XX है ना, सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र जो है क्या है, XX है, तो क्या होगा वो फीमेल, है ना। और यदि X और Y हो तो वो क्या कहलाएगा, मेल कहलाएगा। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब जो जीन संलग्न हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहा है, इनमें उपस्थित हो और एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो, तो उस प्रकार की संलग्नता को हम क्या कहेंगे, लिंग सहलग्नता। ये क्लियर हो गया। दूसरा अंतरा गुणसूत्री संलग्नता। तो अंतरा गुणसूत्री संलग्नता का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक गुणसूत्रों में उपस्थित जो जीन होते हैं वो जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब हस्तांतरित होते हैं तो उसको कहते हैं अंतरा गुणसूत्री सहलग्नता। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया संलग्नता के आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा संलग्नता को कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं संलग्नता के सिद्धांत। संलग्नता के सिद्धांत या नियम। संलग्नता के संबंध में पहले भी वैज्ञानिकों द्वारा अवधारणा प्रस्तुत किया गया था, है ना। आगे फिर से संलग्नता के संबंध में जो है जब प्रयोगों को पूर्ण किया, प्रयोगों के जो परिणाम आए उस प्रयोगों के परिणाम के आधार पर फिर से क्या दिया गया, उसके सिद्धांत दिए गए, जिसमें से पहला सिद्धांत है विभेदकी बहुगुणन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बैटसन नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, है ना। बैटसन नाम के वैज्ञानिक के अनुसार संलग्नता जीवों के जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, उन गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, शरीर की कोशिकाओं में। वो कोशिकाओं में जो है विभेदकी बहुगुणन होता है। विभेदकी मतलब एक समान बहुगुणन न होकर भिन्न भिन्न तरीके से क्या हो रहा है, बहुगुणन हो रहा है। हमें मालूम है कोशिकाएं जो है विभाजित होकर अपने समान नई कोशिकाएं बना लेते हैं। ठीक है, चाहे वो सोमैटिक सेल्स के हो या फिर सोमैटिक सेल्स के हो या फिर लिंग जो गुणसूत्र होता है, मतलब लिंग जो कोशिका होते हैं उनके हो, है ना। ये जो कोशिका विभाजन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है, शरीर की सोमैटिक सेल्स में, शरीर के दैहिक कोशिकाओं में। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है,
लिंग कोशिकाओं में, ठीक है। तो उनमें लगातार क्या होता है, विभेदकी बहुगुणन होता है। बहुगुणन मतलब होता है मतलब उसकी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो जो कारक जो जोड़े में रहते हैं, जब बहुगुणन होता है तो उस समय फिर अलग हो जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर से वो आपस में जुड़कर फिर से क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, संलग्नता का विभेदकी बहुगुणन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया गया संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। गुणसूत्री सिद्धांत, इस सिद्धांत को कैस्टन और मॉर्गन नाम के वैज्ञानिकों द्वारा सन 1901 में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, कैस्टन और मॉर्गन के मॉर्गन नाम के वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। तो संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो संलग्न वाले जो जीन होते हैं, संलग्न होने वाले जो जीन होते हैं, वो हमेशा कहां पर विद्यमान होते हैं, गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं, ठीक है। जो जीन संलग्न हो रहे हैं अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं, वो जीन हमेशा कहाँ विद्यमान होते हैं, गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स के के अंदर जो पाए जाने वाले जो कारक होते हैं, जीन जो होते हैं, हमेशा किस में पाए जाते हैं, जोड़े में। और जोड़े में ही रहते रहते एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ठीक है। उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपना जोड़ा जो बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं हमेशा XX, है ना, या फिर इससे पहले हमने लिखा था क्या, BB या स्मॉल b, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो, ये एक प्रवृत्ति होती है किसकी, जीनों की, है ना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो संलग्न होने वाले जो जीन हैं, वो दोनों के बीच की दूरी कितनी है ना। दो जीन के बीच की दूरी यदि ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति कम होगा। लेकिन दो जीन पास पास हैं, है ना, दो जीन जो जोड़े में है वो कहाँ है, पास पास हैं, तो उस समय क्या होगा, वो उनकी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ पर संलग्न होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक है। तो संलग्नता के संबंध में एक सूत्र दिया गया, D व्युत्क्रमानुपाती S, D व्युत्क्रमानुपाती क्या, S, जहां पर D जो है संलग्न होने वाले जीनों के बीच की दूरी को दर्शाता है। D क्या दर्शा रहा है, संलग्न होने वाले, यहां लिख सकते हैं, जहां D बराबर संलग्न जीनों की बीच की दूरी, और S जो है संलग्न की शक्ति को दर्शाता है, संलग्नता की S जो है किसको दर्शा रहा है, संलग्नता की शक्ति को। अब यहां पर देख लीजिए, D व्युत्क्रमानुपात क्या है, S है, या इसी को और क्या लिख सकते हैं हम, S व्युत्क्रमानुपात 1/D, मतलब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर S किसको दर्शा रहा है, संलग्नता की शक्ति को, मतलब संलग्नता कितना प्रबल होगा उसको दर्शा रहा है। और D जो है जो संलग्न होने वाले जीनों की बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है, अर्थात संलग्नता की शक्ति, है ना, संलग्नता की शक्ति जो है किस पर डिपेंडेड है, जीनों के बीच की दूरी पर। यदि जीनों के बीच की दूरी कम है तो संलग्नता की शक्ति क्या होगा, अधिक होगा, और जीनों के बीच की दूरी अधिक है तो संलग्नता की शक्ति क्या होगा, कम होगा। ये क्लियर हो गया। व्युत्क्रमानुपात में जब रहते हैं तब एक को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा का मान क्या होता है, घटता है, और एक का मान बढ़ता है तो दूसरा का मान घटता है। तो यहाँ पर पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर है, दो जीन जो एक साथ संलग्न हो रहे हैं उनके बीच की दूरी पर, ठीक है। ये जीनों के बीच की दूरी को यदि हम बढ़ा दें तो संलग्नता का जो शक्ति है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, है ना, और इसकी दूरी को कम कर दिया जाए तो इसका मान क्या होता जाएगा, संलग्नता की शक्ति कम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। अब हम देखते हैं जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर।
पुनर्संयोजन एवं जीन विनिमय। पुनर्संयोजन मतलब रिकॉम्बिनेशन है ना, और फिर जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर जीन विनिमय का अर्थ क्या होता है? हमें मालूम है प्रत्येक जीव में जो कोशिका विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, तीसरा भी होता है, लेकिन तीसरा का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, जो उस श्रेणी के जीव है उनमें, है ना। तो दो प्रकार के कोशिका विभाजन होगा, एक तो समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जीवों के शरीर में हमेशा सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है हमेशा जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ हो रहा है? जनन कोशिकाओं में, ठीक है। अब जब जनन कोशिका में विभाजन होता है तो ये जो कोशिका विभाजन होता है इसमें क्या होते हैं, दो कोशिकाएं आपस में, एक कोशिका जो है विभाजित होकर कितने नए कोशिकाएं बनाते हैं? 4, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जबकि इसमें समसूत्री विभाजन जब भी होता है सोमैटिक सेल्स में, तो एक कोशिका विभाजित होकर कितने कोशिका बनाएगा? 2, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? जनक के समान होगा, है ना। जबकि इसमें जनक के समान नहीं होता, बल्कि जनक का कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पर एक कोशिका विभाजन मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, उसमें कोशिकाएं जो है हमेशा, गुणसूत्र जो है हमेशा क्या है? समान है ना। तो एक ही स्टेप में एक जो है प्रावस्था में जो है कंप्लीट हो जाता है। एक प्रावस्था मतलब कौन कौन से इसकी प्रावस्थाएं आएंगे? 4 प्रावस्थाएं हैं, 4 प्रावस्थाओं से होकर ये पूर्ण हो जाएगा। जबकि ये जो है 2 बार होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तो 2 बार विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन क्या? द्वितीय, है ना। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है आगे 5 उपप्रावस्थाओं से होकर गुजरता है ना। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का जो पहला प्रावस्था है, ठीक है, पहला जो प्रावस्था है वो प्रावस्था जो है कितने उपप्रावस्थाओं से होकर गुजरता है? 5, जिसमें से कौन कौन से उपप्रावस्थाएं हो गए? लिप्टोटिन, है ना, फिर पैकेटिन, फिर जाइगोटिन, फिर डिप्लोटिन और डाइकानेसेस। तो इसमें जो तीसरा प्रावस्था जाइगोटिन, इस प्रावस्था में 2 समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनके एलिल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, है ना। और क्रॉस जिस स्थान से क्रॉस कर रहे हैं, जहां पर काइज़मा बन रहा है, वहां से वो एलिल्स जो है क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे गुणसूत्र जो है हमेशा किसमें पाए जाते हैं? जोड़े में। जैसे एक गुणसूत्र हो गया, ये दूसरा गुणसूत्र हो गया, क्या पे काइज़मा बना, उसी प्रकार एक और ये दूसरा, इस प्रकार से ये जो है क्या हो गया? इसका सेंट्रोमियर, और ये हो गया क्रोमेटिड्स। यहाँ पर एक गुणसूत्र जो है जोड़े में थे, है ना। कितने जोड़े हो गए? 1 और 2 जोड़ा। ये 2 जोड़ा आपस में एक स्थान पर क्या कर लिए? एक दूसरे को क्रॉस कर दिए, ठीक है। जहां पर ये क्रॉस हुआ, जहां पर ये क्रॉस हुआ, यहाँ पर क्या बना? काइज़मा। क्या बना? काइज़मा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये जो है ए वाला ए भाग हो गया और ए बी हो गया, और इसका ए वाला भाग ए और ए वाला भाग हो गया बी। जहां से टूटेगा, मतलब जहां से दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, वहां से क्या हो जाएगा? गुणसूत्र बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब ए जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? स्मॉल बी के साथ, ठीक है। और दूसरा स्मॉल ए जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? कैपिटल बी के साथ। तो यहां पर गुणों में क्या होगा? विनिमय होगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो जेनिक स्ट्रक्चर है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो जेनिक स्ट्रक्चर है, इसके जेनिक स्ट्रक्चर में क्या हो गया? मिल गया। तो उसके गुण में क्या हो गए? अंतर आएगा, परिवर्तन होगा, है ना। मतलब गुण क्या होंगे? यहाँ पे बदल जाएंगे। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर।
जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इसी कारण 50% कैरेक्टर्स जो है माता पिता के संतान में हस्तांतरित होते हैं या वंशगत होते हैं, और शेष कैरेक्टर पूर्वजों से या फिर वातावरणिक तंत्र से आता है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें देख लेते हैं, जीन विनिमय की क्रियाविधि। जीन विनिमय की क्रिया विधि। तो जीवों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की पहला जो प्रावस्था होता है वो आगे 5 प्रावस्थाओं से होकर गुजर रहा है, तो उसमें से जो जाइगोटीन एक प्रावस्था है, उसी के अंतर्गत क्या जाइगोटीन, इस जाइगोटीन प्रावस्था में जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्र आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जिस स्थान पर आपस में क्रॉस करते हैं उस स्थान से जीन के जो क्रम होता है वो क्रम बदल जाता है। एक का टुकड़ा दूसरे के साथ और दूसरे का टुकड़ा पहले के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी जीनिक स्ट्रक्चर में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण नए लक्षण या नए गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जीन विनिमय। ठीक, अब हम देख लेते हैं जीन विनिमय के प्रकार। जीन विनिमय के प्रकार। तो जीन विनिमय जो है काइज़मा के ऊपर बनने के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एकल जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, एकल जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, जब 2 समजात गुणसूत्र के एलिल्स जो है आपस में एक ही काइज़मा का निर्माण करता है। कितने काइज़मा का निर्माण करते हैं? एक। तब वो क्या कहलाएगा? एकल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर या फिर एकल जीन विनिमय। दूसरा इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं बहुक्रॉस। पहला में हो गया एकल क्रॉसिंग ओवर, दूसरा में बहु के पहले ले लेते हैं डबल क्रॉस। डबल क्रॉस विनिमय या फिर जीन विनिमय, जब एक से अधिक काइज़मा, मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तो यदि 2 काइज़मा का निर्माण हो, जो समजात एलिल्स हैं या क्रोमेटिड्स हैं आपस में जिस स्थान पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, काइज़मा बना रहे हैं, तो काइज़मा जो है यदि सिंगल बन रहा है तो क्या कहलाएगा? एकल, और यदि डबल बन रहा है तब क्या कहलाएगा? डबल क्रॉसिंग ओवर। जैसे इसी पर देख लेते हैं समजात गुणसूत्र हो गए, ये सेंट्रोमियर से ये दूसरा सेंट्रोमियर, एक क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक काइज़मा बना। ठीक है, ये आगे फिर से यहाँ पर क्या करता है, ऐसा फिर से एक बार क्रॉस कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुणसूत्र में कितने बार क्रॉस हो रहा है, काइज़मा बन रहा है, 1 और 2 बार बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। क्लियर हो गया? तीसरा बहु क्रॉसिंग ओवर या बहु क्रॉस। बहु क्रॉस जब एक से अधिक काइज़मा, मतलब 2 से अधिक काइज़मा बनते हैं, है ना, जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है और 2 से अधिक काइज़मा बनते हैं तो क्या कहलाता है? वो बहु क्रॉस कहलाता है। और चौथा होता है सोमैटिक क्रॉस। सोमैटिक क्रॉस विनिमय। तो सोमैटिक क्रॉस विनिमय में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनमें तो इस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर हुआ। कभी कभी ये होता है कि जो सोमैटिक कोशिका के सोमैटिक सेल्स में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं उनमें भी जीन विनिमय हो जाता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में, विशेष कंडीशन में। तो जो जब सोमैटिक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों में जब क्रॉस हो, जीन विनिमय हो, है ना, और काइज़मा का निर्माण हो, तो क्या कहलाएगा? वो सोमैटिक क्रॉस विनिमय। तो इस तरीके से जीन विनिमय कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब जीन विनिमय का क्या महत्व है ये देख लेते हैं। तो जीन विनिमय के द्वारा क्या होता है? नए लक्षणों की
नए लक्षणों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। मतलब दो जनकों से जो संतान उत्पन्न हो रहा है वो संतान सेम टू सेम उत्पन्न न होकर 100% कैरेक्टर जो है हस्तांतरित न होकर उसके 50% कैरेक्टर से हस्तांतरित होते हैं और नए लक्षण की उत्पत्ति होती है। जब ये नए लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो अपने जिस वातावरण में रह रहा है उस बदलते हुए वातावरण या उस बदलते हुए परिवेश के में जो है उस जीव को अपने आप को उस वातावरण के अनुरूप ढालने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। फिर जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जीन विनिमय की क्रिया को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जीन विनिमय जो है किस पर निर्भर कर रहा है? पूर्णतः कायस्मा निर्माण पर, है ना। और कायस्मा का निर्माण जो है किस पर निर्भर करता है? वातावरणिक दशा पर। कायस्मा निर्माण जो है किस पर निर्भर करता है? वातावरणिक दशा पर। वातावरण की दशा कैसी है? वातावरण हमेशा एक समान नहीं होता। ठीक है। तो जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होगा उसके अनुरूप जीवों को जो है ढालने के लिए, उस वातावरण के अनुरूप ढालने के लिए जो है उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर में या जीनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन के कारण जीन विनिमय होता है ना। तो वातावरण यदि लगातार परिवर्तित होता रहे, है ना, या वातावरण जो है जीन विनिमय का अनुकूल नहीं है, तब उस कंडीशन में जीन विनिमय प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ कायस्मा बनने की जो क्षमता होता है, जैसे जैसे जीवों की उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे कायस्मा बनने की क्षमता कम होता है। क्यों कम होता है भाई? कोशिका विभाजन की क्षमता जो है, कोशिका विभाजन की जो दर है वो कहाँ तक अधिक रहता है? किशोरावस्था तक, है ना। जहाँ वो युवा अवस्था में अपना कदम रखा वहां पर शरीर की कोशिकाएं जो है धीरे धीरे विभाजित होता है। ठीक है। इसको भी आप वो कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव किए भी हैं। कैसे कि एक नवजात शिशु जो जन्म लिया, नवजात शिशु जो जन्म लिया प्रारंभ में बहुत छोटा रहता है ना, लेकिन उसको हम अपने गोदी में खिलाते खिलाते 2-4 दिन मतलब 2-4 महीने के अंदर में देखते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है एक। ठीक है। लेकिन क्या एक अवस्था आने के बाद व्यक्ति की हाइट जो है बढ़ता है। जैसे हमारे उम्र में आ गए हम, अब हमारा जो हाइट कभी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, स्थिर हो गया। ठीक है। लेकिन उस बच्चे के जो नवजात शिशु का जो वृद्धि है, उसके शरीर की जो वृद्धि है बहुत तीव्रता से हो रहा है। क्यों तीव्रता से हो रहा है? क्योंकि उस समय उसके शरीर की कोशिकाएं पूरी नहीं है, और नई कोशिकाएं हैं तो उसमें विभाजन की दर अधिक है ना। जब विभाजन की दर अधिक है तो शीघ्रता से वो क्या होंगे? विभाजित होंगे। तो समय अधिक से अधिक क्या बनेगा? कायस्मा बनेगा। ठीक है। तो ये जो कंडीशंस जो है डिपेंड करता है उम्र का। अगला, तापक्रम बढ़ने से भी कायस्मा निर्माण की जो क्रिया है वो प्रभावित हो जाता है ना। तापक्रम बढ़ने से भी कायस्मा निर्माण की जो दर है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर जो विविध प्रकार के जो रसायन होते हैं, ये विविध प्रकार के रसायन जीव शरीर में कहाँ से आते हैं? भोजन के माध्यम से। तो वो भी कायस्मा निर्माण की दर को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। ठीक है। जो रसायन जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जिसको हम भोजन के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, वो जब तक उपस्थित नहीं रहेगा, वो खनिज तत्व जो है जब तक शरीर में उपस्थित नहीं रहेगा तब तक शरीर की वृद्धि और विकास संभव नहीं है। लेकिन उस रसायन के अतिरिक्त जो रसायन जो है भोजन के माध्यम से यदि हमारे शरीर में आ जाए, है ना, तो हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। जैसे अभी आप जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, एक सिंपल सा अभी मौसमी फल निकला हुआ है, क्या? तरबूज, है ना। तरबूज को जो है लाल मतलब रसदार या लाल बनाने के लिए क्या करते हैं लोग? उस पर नीडल की सहायता से केमिकल डालते हैं। ठीक है। नीडल की सहायता से क्या डाल दिया उसमें? केमिकल, जिससे उसका कलर जो है पूरा चेंज हो गया। नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल कलर है ना। जितने भी फल मिल रहे हैं उसमें से अधिकांश फलों में वही होता है। आप नींबू खरीद रहे हैं मार्केट से, वो नींबू जो है एक्चुअल में उतना इस समय इस मौसम में उतना रसीला हो संभव नहीं है ना। लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए क्या करेंगे? एक नींबू को काट कर तुरंत वहां में निचोड़ के दिखाएंगे कि इसमें कितना रस है, और ये रस क्या है? वो अतिरिक्त पानी है या फिर अतिरिक्त रसायन है। ठीक है ना। फिर वैसे ही सब्जियों में देखते हैं, सब्जी उगाने वाला क्या करता है? जब उसको दूसरा दिन बहुत मात्रा में जो है उत्पादन की आवश्यकता है तो क्या करेगा? रात को
उसमें एक विटामिन मतलब एक दवाई आता है, उस दवाई को छिड़क देगा, उस रसायन को छिड़क देगा, है ना। दूसरा दिन जो है जो भी सब्जी उगाया है उसकी मात्रा जो है उसका उत्पादन की दर जो है बढ़ जाएगा। एकाएक रात भर में जो है उसका आकार बहुत बढ़ जाएगा। जैसे गोभी के बाद, है ना, नेचुरल गोभी जो है मुश्किल से आधा किलो का होता है, लेकिन उस टाइप का जो हाइब्रिड वाला जो गोभी है वो 2 किलो 2.5 किलो का मिल जाता है। तो 2.5 किलो 3 किलो का गोभी आपको मिल गया, आप उससे खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उसी रेट में, है ना, कम रेट में जो है हमको ज्यादा सामग्री मिला, लेकिन उसमें जो रसायन है वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो आप मुफ्त में क्या खरीद रहे हैं? बीमारियों को खरीद रहे हैं। तो वो रसायन जो है क्या करेगा? शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करेगा। जिसमें शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करेगा उसके साथ साथ जीन विनिमय की क्रिया भी क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर हमने एक और लिया था टॉपिक लिंग निर्धारण, तो इसको आप नेक्स्ट कालखंड में पढ़ेंगे, है ना। इस कालखंड में आपने क्या पढ़ा? संलग्नता के उदाहरण किस पर? ड्रोसोफिला में, है ना। फिर संलग्नता का क्या महत्व है, उसके बाद संलग्नता का वर्गीकरण और जीन विनिमय, इसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।